बनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त पकड़ जबरदस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर दिखाने का। सबसे पहले आपको दिखाएंगे बांग्लादेश में किस तरह से कट्टरपंथियों के इरादे बुलंद हैं और कैसे यूनुस की मेहरबानी से खुलेआम जहर उगला जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के विवादित बोल की। पृथ्वीराज चौहान ने न सिर्फ सेना का अपमान किया बल्कि माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे आपको संसद परिसर से आई हुई वो तस्वीर जिसने माननीयों के आचरण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने टीएमसी सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, लेकिन पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको। इसके बाद बात करेंगे देश की राजधानी के दम घोटू हवा की, जिसको लेकर अब दिल्ली सरकार भी लाचार दिखाई दे रही है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर एक्शन के निर्देश दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी ऑपरेशन टॉर्च की, जिसे अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। बताएंगे आपको कि कैसे इस ऑपरेशन के तहत घुसपैठियों को ढूंढ कर निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के इरादे इस कदर बुलंद हैं कि वो खुलेआम भारत के खिलाफ नफरत जहर उगल रहे हैं। लिहाजा अब उन्होंने भारतीय उच्चायोग को भी निशाना बनाने की गिदड़पद की दी है, जिस पर आज विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब किया है। जिसके बाद अब दोनों देशों के रिश्तों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये आज के बांग्लादेश के वो कट्टरपंथी हैं जो खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। जिन्हें जेल में होना था, उन्हें यूनुस चचा की मेहरबानी हासिल है, लिहाजा खुलेआम कट्टरपंथ का जहर उगल रही है। जो कट्टरपंथ के नशे में इस तरह अंधे हो गए हैं कि अपने सबसे बड़े हमसाए भारत के खिलाफ जिहादी तकरीरें दे रहे हैं। जहां इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि सीधे ढाका में भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से वहां की तस्वीर और तकदीर पूरी बदल गई है। जहां डॉलर की चाहत पर चलने वाले यूनुस चचा के निजाम में कट्टरपंथ का बोलबाला है। यही वजह है कि वहां की मौजूदा सियासत भी कट्टरपंथ के फैलाए भारत विरोध की ऑक्सीजन पर चल रही है। लिहाजा अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले भारत विरोध के नाम पर वोट की खेती भी हो रही है। जहां कल के पैदा हुए छुटभइये राजकुमार भी भारत के चिकन स्नैक परिवार की गिदड़पकियां दे रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने ढाका में हमारे उच्चायोग पर हमले की धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया। इसके तहत विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में मौजूद बांग्लादेशी उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश के बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर चिंतित है। कट्टरपंथियों के फैलाए दुष्प्रचार सिरे से खारिज करते हैं। अंतरिम सरकार ने कोई जानकारी भारत को नहीं दी। राजनयिक दायित्वों के तहत उच्चायुक्त की सुरक्षा हो। बांग्लादेश के कट्टरपंथी ये भूल गए कि जिस आजाद हवा में वो सांस ले रहे हैं वो भारत की ही देन है। भारत की बिजली पर तुम्हारा शहर जगमग होता है। भारत से कारोबार करके तुम्हारी फैक्ट्रियां चलती हैं। ज्यादा इतराओ मत, समय एक सा नहीं रहता। मौका है, संभल जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो सुधारना भी भारत को अच्छे से आता है, क्योंकि भारत शांति और शक्ति दोनों के साथ व्यवहार करना अच्छे से जानता है और मौका पड़ने पर सबक सिखाना भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया। कांग्रेस नेता राजनीति में इतना गिर गए हैं कि भारतीय सेना के शौर्य पर ही सवाल खड़े करने लगे हैं। और तो और अपने बयान पर माफी मांगने से भी उनकी ओर से इनकार कर दिया गया है, जिसके चलते बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। रिपोर्ट देखिए। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, माफी मांगने का सवाल माफी काय मांगू? मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। मंगलवार को जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए थे, तो हमें लगा अगले दिन देश के लिए ना सही, सियासत के लिए ही सही, पृथ्वीराज चौहान माफी मांग लेंगे या बयान वापस ले लेंगे। लेकिन सेना पे सवाल खड़े करने वाले एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को संविधान द्वारा दी गई शक्तियां याद आ गई और कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता, ये अधिकार संविधान ने दिया है। आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि आप? मैं बाद में आराम से बात करूंगा। अभी आराम से बात करेंगे। तो आपको ये जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं या फिर बिल्कुल सवाल नहीं कुछ उठता, किसी सवाल तरह का? बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, नहीं सवाल नहीं उठता। सवाल मैं बात कभी संवैधानिक पद पर बैठे पृथ्वीराज चौहान को अपने अधिकार तो बखूबी याद है। तो चलिए पृथ्वीराज चौहान बताएं कि संविधान के किस अनुच्छेद ने उन्हें सेना पे सवाल खड़े करने का अधिकार दिया है। साथ ही बताएं अपनी मंशा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में तबाह हुए आतंकी अड्डों की तस्वीरें इतनी धुंधली नजर आती हैं, लेकिन 79 साल की उम्र में सेना का अपमान करना बराबर याद रहता है। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला आणि त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। पण कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल, तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। पृथ्वीराज चौहान को संविधान से मिले अधिकार तो बखूबी याद है, लेकिन ये भूल गए कि वो दुश्मन देश को मौका दे रही है वैश्विक स्तर पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का, अलग अलग मंचों पर हिंदुस्तान के खिलाफ नैरेटिव फैलाने का। अब इसे 140 करोड़ देशवासियों का दुर्भाग्य क्यों ना कहा जाए, क्योंकि जिसे महाराष्ट्र जैसे प्रांत का मुखिया बनाए, उसे अपने देश की सेना पर गर्व तो छोड़िए, सेना प्रमुख और एयर चीफ मार्शल की बातों पर भरोसा भी नहीं है। तभी तो 24 घंटे के अंदर एक बार फिर सेना पे उनकी ओर से सवाल खड़ा किया गया और माफी मांगने तक से इनकार कर दिया गया। का जवान का अपमान किया सर, आपने सेना का जवान अपमान किया सर, आप में से ये देख सकते हैं किस तरह से पृथ्वीराज चौहान है, जो कि जिस तरह से इनसे सवाल पूछा, सवाल को कुछ भी जवाब नहीं दिया। रिपब्लिक भारत ने जब कांग्रेस के कद्दावर नेता से सवाल करना चाहा तो कैमरे और माइक से मुंह चुराकर भाग निकले। सेना के शौर्य पे सवाल खड़े करने वाले महाराष्ट्र पुलिस की सुरक्षा में अब जवाब देने के लायक नहीं है। पृथ्वीराज चौहान का ये हौसला यूं ही आसमानी नहीं, क्योंकि इनके नेता पहले भी कई बार ऑपरेशन सिंदूर और राफेल पे सवाल खड़े कर चुके हैं और अब इस बयान को लेकर भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसद उन्हें कवर फायर देने में लग गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री रहे, मैंने उनका ऐसा कोई बयान नहीं सुना है और जब तक मैं उनसे सुन न लूं, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। जहाँ तक सिंदूर ऑपरेशन का मामला है, उसमें तो ये पूरी तरह से फेल हो गया और जो इस देश की जनता जानना चाहती है उसके बारे में आज तक कुछ नहीं बता पाए। लेकिन बीजेपी पृथ्वीराज चौहान के बयान को गद्दारी बता रही है। यह भाषण कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहले ही दिन हम हार गए थे, अर्थात भारतवर्ष हार गया था, और ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की एयरफोर्स ग्राउंडेड हो गई थी। भारत के हमारे जो हवाई जहाज थे, लड़ाकू विमान थे, उनको स्ट्राइक डाउन कर गया था। मैं कहूंगा ये गद्दारी से भरा हुआ स्टेटमेंट है। ऐसा पहली बार नहीं है
जब कांग्रेस के किसी नेता ने सेना का अपमान किया हो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में ऐसा बयान दे चुके हैं। बिहार चुनाव के दौरान वो सेना की जाति तक का जिक्र कर चुके हैं। कांग्रेस अलग अलग मौकों पर ऐसा बयान देकर न सिर्फ सेना का अपमान करती है, बल्कि विरोधियों को भी पलटवार करने का मौका देती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बार बार ऐसे बयानों की मदद लेकर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर में अपना झूठ फैलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर भरोसा है, लेकिन अपनी ही सेना के शौर्य पर तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं इनकी ओर से। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के अब तक कांग्रेस की ओर से तमाम नेताओं की ओर ऐसे बयान सामने आते रहे हैं जो वाकई में सेना का अपमान करने वाले हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं संसद की। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां पक्ष और विपक्ष की तरफ से अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। दूसरी ओर संसद में माननीयों के सिगरेट पर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसे बुधवार को लेकर अब तक तब हवा मिल गई जब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद पर सदन के भीतर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि बीते दिनों बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जिस टीएमसी सांसद के खिलाफ शिकायत की थी वो कोई और नहीं बल्कि कीर्ति आजाद ही थे। और अब कीर्ति आजाद इन आरोपों के बाद गायब हो गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? अनुराग ठाकुर कोई गुरु ठाकुर नहीं है, वो बोलेंगे हम मान जाएंगे। और जांच के लिए तैयार है सर। आप फालतू बकवास कर रहे हो? आपका नाम क्या सवाल पूछ रहे हैं? ऐसा क्या सवाल पूछ रहे हो? सियासी मुद्दों पर खींचतान के बीच संसद का शीतकालीन सत्र माननीयों की सिगरेट की तलब को लेकर भी सुर्खियों में है। अवाम के वो नुमाइंदे जिनसे आदर्श व्यवहार के साथ पूरी साफगोई से जनहित के काम की अपेक्षा की जाती है, उन्हीं पर संसदीय मर्यादाओं को तार तार करने के आरोप लग रहे हैं। संसद में माननीयों के सिगरेट पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसे बुधवार को तब और हवा मिल गई जब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद पर संसद के भीतर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये दावा भी किया कि बीते दिनों बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जिस टीएमसी सांसद के खिलाफ शिकायत की थी वो कोई और नहीं बल्कि कीर्ति आजाद ही थे। इससे पहले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने 11 दिसंबर को प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर से बिना नाम लिए एक टीएमसी सांसद पर सदन के भीतर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया था, जिस पर उन्होंने लिखित शिकायत भी दी। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी मान्य टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। चेक कर, नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज। तब अनुराग ठाकुर के इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए स्पीकर ओम बिरला ने भी एक्शन की बात कही थी। मैं सभी मान्य सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी मान्य सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अनुराग ठाकुर ने किसी सांसद का नाम नहीं लिया था, लेकिन तब कीर्ति आजाद ने संसद के बाहर कहा था कि अनुराग ठाकुर सबूत क्यों नहीं देते। आपको अगर किसी भी सांसद या संसदीय दल के खिलाफ में शिकायत लगानी है और आरोप लगाना है तो आरोप को पुष्टि करनी पड़ती है। लोकसभा में नियम और कायदे और कानून हैं। यह तो केंद्र मंत्री रहे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को जिनको के नियम और कायदे कानून ही मालूम नहीं, वह आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना है तो उसका कोई पुष्टि तो करेगा ना। अब बीजेपी की तरफ से कीर्ति आजाद का वीडियो जारी किया गया तो कीर्ति आजाद सन्नाटे में चले गए। अब तक ना तो उनकी ओर से और न ही उनके दल की ओर से पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। इससे पहले टीएमसी के ही एक और सांसद
स्वागत राय संसद परिसर में सिगरेट पीते दिखे तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें टोका था। स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हो। खुला जगह में नहीं, हमारे स्वास्थ्य को आप फिर आप उसको नहीं रोक रहे। हाँ तो बॉस, हम तो अपना वीडियो बना रहे हैं, हमें बनाने दीजिए। दादा चोरी भी करते हैं तो खुलेआम सिगरेट भी पीते हैं तो खुलेआम पीते हैं। भाई की पार्टी। तब स्वागत रॉय सदन के बाहर खुली जगह में किसी तरह की रोक ना होने का हवाला दे रहे थे और सरकार से वायु प्रदूषण पर ध्यान देने की नसीहत भी दे डाली थी। ये शर्मनाक की बात है। ये रियली एक बंगाली सांसद होने के नाते जैसे कीर्तिदा ने किया है, ये सही हो तो लज्जाजनक की बात है, शर्मजनक की बात है, क्योंकि हमारा बंगाली का सेंटीमेंट मिट्टी में मिला दिया। संसद के माननीयों के सिगरेट पीने को लेकर तकरार जारी है। लोकसभा के मंदिर में सिगरेट का सेवन न सिर्फ संसदीय मर्यादा पर चोट है, बल्कि महात्मा गांधी के उन आदर्शों का भी अपमान है जिसमें राष्ट्रपिता ने नशे की कड़ी भर्त्सना की थी। ऐसे में उनके नाम पर राजनीति करने वाले जनप्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए कि आखिर वो अपने आचरण से जनता को क्या संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि रिपोर्ट्स ये बताती है कि ई सिगरेट और सिगरेट में कोई खास फर्क नहीं होता। ई सिगरेट भी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है उतना ही जितना कि आम सिगरेट। खैर, बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं दिल्ली की हवा की। दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है, ये तो सभी जानते हैं, और दिन पर दिन हालात खराब होते भी जा रहे हैं। उधर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम फॉर्मेट लागू होगा। इतना ही नहीं, निर्माण कार्य रुकने के बाद प्रभावित हुए मजदूरों को सरकार 10,000 रुपए देगी। वही विपक्ष दिल्ली सरकार को आड़े हाथों ले रही है। प्रदूषण पर कल संसद में भी चर्चा होगी, लिहाजा अब ये मुद्दा सियासी हो चुका है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नौ 10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और अभी भी आपको ब्लेम अरविंद केजरीवाल को करना है। वो माफी मांगी लेकिन गलत मांगी, क्योंकि ये इनका विषय है ही नहीं। जो दिल्ली देश की आजादी से पहले अंग्रेजों की सबसे पहली पसंद थी, जिस दिल्ली को अंग्रेजों ने राजधानी इसलिए बनाया था ताकि पूरे साल अच्छे मौसम और अच्छी हवा का आनंद ले सके। उस दिल्ली की हवा आज सांस लेने के लायक नहीं बची है। राजधानी में लोगों का दम घुट रहा है। हर इलाके में सिर्फ धुआं ही धुआं है, और वो धुआं जो लोगों की जान लेने पर आमादा है। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा साफ सुथरी हवा दिलवाने के बजाय माफी मांग रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। सुनिए। दिल्ली के अंदर मैं एवरेज एक्यूआई की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को सुना। वो समाधान की बात तो करते दिख रहे हैं, लेकिन समाधान धरातल पर आएगा ऐसा कहना अभी दूर की कौड़ी लगता है। और यही प्रदूषण अब देश की राजधानी का सियासी तापमान भी बढ़ा रहा है। दिल्ली पर 10 सालों तक राज करने वाली आम आदमी पार्टी को अब बीजेपी सरकार पे सवाल खड़े करने का मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है कि आखिर प्रदूषण पर कंट्रोल कब होगा। सरकार आपकी, सिस्टम भी आपका, फिर भी हवा साफ नहीं है, बल्कि दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है। देखिए, उन्होंने तो गाना बनाया था कि हम लोग बहाना करते हैं। उनका तो ऑफिशियल सॉन्ग था भारतीय जनता पार्टी का कि आम आदमी पार्टी वाले काम नहीं करते, गाना बनाया था कि हम लोग बहाना बनाते हैं। तो अब क्यों भाग रहे हैं? एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली की बीजेपी सरकार पे सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस के सांसद
दीपेंद्र हुड्डा भी अलग अंदाज में रेखा गुप्ता सरकार से सवाल पूछ रही हैं। उनकी ये तस्वीर भी देख लीजिए, चेहरे पर मास्क और इसी मास्क के जरिए संदेश और निशाने की पूरी कोशिश। देखिए, ये सांकेतिक मास्क है। ये विंटर सेशन के पहले दिन मैंने पहन के मैं आया था और तब मैंने कहा था कि मैं इसलिए पहन के आया हूँ कि देश की सरकार का वायु प्रदूषण की तरफ ध्यान आकर्षित हो और यहाँ पे सदन में चर्चा हो और कोई ठोस प्लान देश के सामने पेश सरकार की तरफ से किया जाए। लेकिन सरकार ने उस मांग को नकार दिया। ये दिल्ली आज से 20-25 साल पहले ऐसी कभी नहीं थी। दिल्ली की हवा भी ऐसी नहीं थी। जैसे जैसे दिल्ली में गाड़ियां बढ़ी, लोग बढ़े और दिल्ली में इंडस्ट्री बढ़ी, दिल्ली का ये हाल हो गया। अगर आज की बात करें तो दिल्ली के कुछ इलाकों की हवा की गुणवत्ता का डेटा आपको दिखाते हैं। दिल्ली बनी गैस चैम्बर। अशोक विहार का AQI 424 है, न्यू अशोक नगर का 406, आनंद विहार 400, बवाना 390, दरियागंज 390 और अलीपुर 374। ये तो महज कुछ इलाकों का डेटा है। कमोबेश दिल्ली के हर इलाके में AQI के आंकड़े डरा ही रहे हैं। इस दम गोटू हवा की वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। इस प्रदूषण से बचने के लिए कुछ कदम भी दिल्ली सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं, जरा वो भी जान लीजिए। दिल्ली के सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों के खाते में 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। DBT करके ये पैसे मजदूरों के खाते में भेजे जाएंगे। दिल्ली सरकार के दावों के बीच हर दिल्ली वासी को इंतजार उस दिन का है जब नीले आसमान के नीचे साफ हवा में सांस लेंगे। लेकिन उसके लिए दिल्ली सरकार को कुछ बड़े और कड़े कदम उठाने होंगे, वरना ऐसे ही सियासत होती रहेगी और हालात जस के तस बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम हफ्ता जारी है। वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चल रही बहस के बाद अब मनरेगा के नए बिल पर भी चर्चा होनी है। मंगलवार को संसद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पर लाए गए बिल भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन को लेकर विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त विरोध किया, नारेबाजी की। शिवराज सिंह चौहान और केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि नए बिल से किसानों के हितों में नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि फायदा होगा, लेकिन फिर भी विपक्ष इस पूरे मामले को रबर की तरह खींचने में लगा हुआ है। नतीजा, संसद में नए बिल को लेकर बवाल लगातार जारी है। और रिपोर्ट देखिए और खुद समझिए। मनरेगा को निरस्त कर उसकी जगह नई स्कीम वाला बिल क्या पेश किया गया। लोकसभा से लेकर सड़क और कई राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश के दर्जन भर से ज्यादा शहरों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कीचड़ उछालने के लिए स्कीम में बदलाव को बड़ी चतुराई से महात्मा गांधी के अपमान के साथ जोड़ दिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को केंद्र सरकार अब विकसित भारत जी राम जी योजना में तब्दील करने जा रही है। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजना के नाम में महात्मा गांधी की जगह राम जी का नाम इस्तेमाल कर दिया। तो यही बात शायद विपक्ष को बुरी लग गई। विपक्ष ने सरकार के इस बिल को राष्ट्रपिता का अपमान बता दिया। आरोप लगाया कि बीजेपी महात्मा गांधी से नफरत करती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे। सरकार जी राम जी स्कीम लाकर बापू के सपने को ही पूरा कर रही है, इसलिए विपक्ष को महात्मा गांधी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना। बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण।
मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश किया तो संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसद महात्मा गांधी की फोटो वाले पोस्टर लहराने लगे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के सांसदों ने जी राम जी योजना के विरोध में मार्च निकाला। संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के सामने खड़े होकर नारे लगाए। कांग्रेस के कुछ नेता तो संसद के पुराने भवन में गए और छत पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। सर, जब तक किसी पंचायत को नोटिफाई नहीं किया जाएगा उस पंचायत में काम नहीं होगा। हुकूमत की ये पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हर इख्तियार को हासिल करना चाहते हैं और एक डिक्टेटर की तरह वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार अपने रुख पर कायम रही। नतीजा ये हुआ कि मनरेगा पर मंगलवार को शुरू हुआ महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। संसद के साथ साथ देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। महात्मा गांधी का अपमान और किसानों के हितों से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। किसान आज परेशान है, इसकी तरफ ध्यान न देकर आज केवल नाम बदल रहे हैं। नाम बदलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के इस बयान से साफ है कि विपक्ष को दिक्कत किस बात से है। शायद महागठबंधन को दिक्कत इस बात से नहीं कि महात्मा गांधी का नाम हटा रही है सरकार, बल्कि दिक्कत इस बात से है कि उनकी जगह सरकार नई स्कीम में भगवान राम का नाम क्यों जोड़ रही है। लेकिन विपक्ष की मजबूरी यह है कि वो खुलकर राम नाम का विरोध भी नहीं कर सकते। लिहाजा उसने बीच का रास्ता चुना और इसे महात्मा गांधी के साथ किसानों के हितों से जोड़ दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी का नाम जानबूझकर हटाया जा रहा है। मोदी सरकार महात्मा गांधी से नफरत करती है। योजना के खर्च का शेयर राज्यों पर डालना चाहती है। जी राम जी स्कीम के तहत उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों को 40% बोझ उठाना होगा, जबकि मनरेगा के तहत खर्चे में 90% बोझ केंद्र सरकार उठाती थी और राज्यों को सिर्फ 10% पैसा देना होता था। मनरेगा के तहत क्या काम होना है, कब होना है, इसका फैसला ग्राम प्रधान या सरपंच करते थे। लेकिन अब जी राम जी योजना के तहत किस ग्राम पंचायत को कितना पैसा मिलेगा, क्या काम होगा, कब होगा, इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। सरकार का ये फैसला पंचायती राज कानून के खिलाफ है। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे और 100 से बढ़ा के 125 दिन, लेकिन केवल रोजगार नहीं, जो महात्मा गांधी जी का सपना था स्वावलंबी गांव, वो स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, विकसित, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त गांव बनाने का ये बिल है। शिवराज सिंह चौहान और केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि बिल से किसानों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन विपक्ष इस मामले को रबड़ की तरह खींचने में लगा है। शायद इसलिए क्योंकि सरकार मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है। दरअसल मनरेगा के तहत क्या काम हो रहा है, राज्य इसका पूरा ब्यौरा नहीं देते। मनरेगा में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था, लीकेज भी बहुत हो रहा था। अब तक मनरेगा पर 11 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन क्या कोई ये बता सकता है कि 19 साल में मनरेगा का कितना फायदा हुआ? ग्राम प्रधानों ने मनरेगा को अपनी मन मर्जी के मुताबिक मजदूरों से निजी काम कराने का जरिया बना लिया। यही नहीं, मनरेगा की वजह से खेती के लिए मजदूर कम मिलने लगे। मनरेगा का सारा भार केंद्र सरकार पर पड़ा और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी लगभग ना के बराबर रही। वक्त के हिसाब से योजना को बदलने की जरूरत होती है। ये भी समझना चाहिए कि कल्याण करते करते कोई ऐसे साइड इफेक्ट तो नहीं हुए जिससे किसी का नुकसान हुआ। मनरेगा को भी इस आधार पर तोला जाना चाहिए। लिहाजा इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि योजना का नाम गांधी जी के नाम पर है या राम जी के नाम पर? फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए कि स्कीम में जो बदलाव किए गए हैं, क्या उससे जनता का ज्यादा फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सरकार की ओर से बार बार ये साफ किया जा रहा है
कि इसके चलते जो किसानों को लाभ पहुंचाने का जो उद्देश्य है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम किसानों को फायदा मिले, श्रमिकों को फायदा मिले, इसमें इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन विपक्ष की ओर से जो उनकी सुई है वो अटकी हुई है नाम को लेकर। विपक्ष बार बार सिर्फ नाम के मुद्दे को लेकर सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है। यार रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। हर को चाहिए हो 100% कन्वीनियंस, orientbill.com है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।